नमस्कार, मैं हूं आपका साथी लीलाधर चौहान। इस वक्त मैं सराज में हूं और सराज में जो भी प्राकृतिक आपदा संबंधी जो सूचनाएं हैं या फिर घटनाओं संबंधी बात करें तो हम आपको समय समय पर दे रहे हैं। और हम ऐसे भी साथियों से मिल रहे हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई राजनेता है, कोई एनजीओज के साथी है, ऐसे हम बहुत सारे साथियों से मिल रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रभावित लोग हैं उनको हम मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त पर्यावरण शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मानसी आशर जी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये पिछले 3 दिनों से सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और इन्होंने विभिन्न जो गांवों में दौरा किया, क्षेत्र में दौरा किया। तो क्या आपने अनुभव किया जी? आप अपने शब्दों में कहें जी। देखिए, अनुभव तो बहुत ही दुखद रहा जी। तबाही का मंजर जो था और लोग जिस इस तबाही से उबरने की जो कोशिश कर रहे हैं जी। और इसमें जिस तरह से उनको रहना पड़ रहा है एक ऐसे माहौल में जहां पता नहीं कि दोबारा क्या होगा, वो डर, वो एक झिझक जो है वो लोगों में देखने को मिली। साथ साथ मतलब कई लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जिस दिन ये तबाही हुई कैसे वो उन्होंने जान बचाई, कैसे वो निकले वहां से और किस तरह से लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करके कहीं कोई ठहरा है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आपस में लोग एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सरकार की तरफ से भी एक राहत आई है और कई सारे एनजीओज और दूसरे लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं, ऐसे देखने को मिला। तो इमीडिएटली तो मैं कहूंगी कि जो ये जो आपदा हुई उसमें जो डिजास्टर रिस्पांस तुरंत होना चाहिए वो एक हो रहा है और लोग भी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं स्थिति। वो हिम्मत दिखा रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास रास्ता क्या है। इसमें मैं कहूंगी कि महिलाओं की जो स्थिति है खासकर मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं के मतलब एक तो कई आजीविका के स्रोत उन्होंने बोला, जैसे डेयरी चलाती हैं। तो बुंगरेल चौक में महिलाओं ने बताया कि भाई हमारी गाय भी कई काउशेड भी खत्म हो गए, गौशालाएं खत्म हो गई, गाय या तो बीमार हो गई या फिर उसको चोट लगी या फिर कोई गाय बह भी गई। तो उनकी जो पूरी एक स्थिति है और फिर पूरे काम को संभालना, उसमें महिलाएं एकजुट होकर करने की कोशिश कर रही हैं। ये देख के मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा चीजों को वापस एक थोड़ा स्टेबलाइज होने में। और इसमें बहुत एकजुट होके प्रशासन और जो सिविल सोसाइटी है, जो अलग अलग समुदाय हैं, ग्राम सभाएं, पंचायतें हैं, उनको मिलके, युवा क्लब, महिला मंडल को मिलके काम करना होगा, तब जाके इसमें से उबरा जा सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए जो आपने अनुभव किया तो उसमें ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आपने अनुभव किए या किस किस क्षेत्र में आपने दौरा किया जहां आपको लगा कि कुछ ज्यादा ही ऐसा कुछ किया आपने? मतलब सबसे जो खतरनाक मंजर मैं कहूंगी वो थुनाग बाजार में देखने को मिला। लेकिन आप थुनाग बाजार से थोड़ा आगे जाएंगे जंजैली की तरफ, या फिर जो लोगों ने बताया कि जो अलग अलग घाटियां हैं सभी प्रभावित हुई हैं। तो अगर हम बख्तियार से चले तो कोई एक नाला नहीं था जहां हमने नहीं देखा कि वहां पे नाला आया हो, कोई मकान गिरा हुआ है, कोई जितने भी नाले के आसपास मकान हैं, खेत हैं, वो सब ध्वस्त है पूरी तरह से। कहीं तो लोगों ने ऐसी जगह दिखाई जहां देख के लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ खड़ा था पहले। सही बात है। वो आप उसका मतलब एक तरह से उसका इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई मकान था या यहाँ पे कोई खेत था या यहाँ पे सेब के बूटे थे, वो आप देख ही नहीं पा रहे। तो अब ऐसे में लोगों के लिए भी मुश्किल है कि उस जमीन को वापस फिर से कैसे लाया जा सकता है या फिर से उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आने वाले समय में इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, वैसे अगर शोधकर्ता की बात की जाए, जैसे आप शोधकर्ता है, तो आप कितने समय से ये रिसर्च कर रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आपको लगता है कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए, वैसे कितना आपको समय हो गया है? तो
वैसे तो 25 साल का मेरा अनुभव है 25 साल। पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पे काम करते जी, हुए। जी, जी। और हिमाचल में लगभग 2 दशक होने वाले हैं अब। और अगर एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, हमने एक संगठन बनाया हिमधरा पर्यावरण समूह। जी, हिमधरा पर्यावरण समूह। हाँ, जी। उसके माध्यम से हम शोध का काम और कम्युनिटी सपोर्ट का काम करते हैं, खासकर जहाँ पे लोगों की जो जल जंगल जमीन के अधिकार हैं वो प्रभावित होते हैं उसमें। जी। इसमें हमने जो आपदाओं का एक जो दौर है जो चला है वो सिर्फ सिराज में नहीं है। हमें इसको हिमालय के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, एक देश के भी और फिर व्यापक हम पूरे विश्व के भी अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन से लेके अमेरिका तक सब जगह इस तरह की त्रासदी हम कह सकते हैं वो आ रही है। अब जो चीज हमने अनुभव की हिमाचल में वो ये है कि हम बहुत आसानी से इस त्रासदी को कह देते हैं ये प्राकृतिक आपदा है। ये मतलब विश्व स्तर पर भी हम पर्यावरण संकट की और जलवायु संकट की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जलवायु संकट हो रहा है और जलवायु संकट की वजह से हिमालय जैसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे तापमान जो है वो बहुत बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है और जो एक तरह से जो स्नोफॉल था, जैसे इस बार यहाँ पे महिलाओं ने बताया कि भाई पिछले 3 साल से तो कम हो ही रहा है लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही बर्फ नहीं पड़ी। कम था। फिर जब गर्मी आनी थी तो बारिश होती रही और फिर जब बारिश का मौसम था तो अचानक से इस तरह की बारिश हुई कि लोगों ने उसको सोचा नहीं। और जब कई समय है जब सूखा पड़ रहा है जी, जी, जी। तो एक तरह से जलवायु परिवर्तन ने अस्त व्यस्त तो किया है मामला। और इसकी सबसे बड़ी जो मार है वो जो सबसे मैं कहूंगी कि जो गरीब देश हैं उनके ऊपर पड़ती है और उसमें भी जो हिमालय जैसे क्षेत्र हैं जो पहले से ही भौगोलिक उनकी ऐसी परिस्थिति है, भूगर्भीय ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा नजर आता है। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ग्लॉफ जिसको कहते हैं कि अचानक ग्लेशियर फटना और उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आना, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब लेकिन इसमें और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें 2 स्तर पे कि ये प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं है, हम क्यों इसको सिर्फ प्राकृतिक नहीं मान सकते। हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम जलवायु संकट को देखें तो ये भी प्राकृतिक नहीं है। ये तो बिल्कुल एक औद्योगिक क्रांति के बाद जो है विश्व भर का जो तापमान है वो बढ़ने लगा क्योंकि हम कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, पर्यावरण का नाश ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो हम उसको विकास का नाम दें या जो भी हम उसको नाम देना चाहें। लेकिन सच तो यही है कि एक स्तर पे बहुत तेजी से दोहन हो रहा है प्रकृति का और प्राकृतिक संसाधनों का। जी, जी, जी। दूसरा, अगर हम लोकल लेवल पे देखें, जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय में हम देख रहे हैं कि पिछले जो 2 दशक हैं, उससे पहले से भी हो रहा है लेकिन पिछले 2 दशकों में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे विकास की जो अवधारणा है उसमें एक मेगा कंस्ट्रक्शन और बहुत सड़कों का निर्माण वगैरह वगैरह, ये इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ध्यान इस चीज पर दिया जा रहा है विकास के नाम पर, दूसरी तरफ जो पर्यावरण के कानून हैं, जो सामाजिक जो न्याय के कानून हैं, उसको ढीला किया जा रहा है। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें हमने देखा है कि इसका एक बहुत बड़ा योगदान है जलवायु परिवर्तन में और पर्यावरण के विनाश में। अब हिमाचल में सराज की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि जहाँ पे बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे बड़े बांध हैं या फिर जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपेंशन हो रहा है सड़कों का, वहाँ पे ज्यादा प्रभाव हमें दिखता है आपदा का। वहाँ पे मक डंपिंग है, वहाँ पे खनन हुआ है, वहाँ पे कटान हुआ है, वैध और अवैध दोनों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वैध कटान हुआ तो उसका भी एक
प्रभाव होता है, लेकिन वैध के साथ साथ अवैध भी होता है। अवैध भी होता है। तो ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं, इसकी वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से आपदा आती है। दूसरा कि जो एक पारंपरिक जीवन शैली की लोगों की, उसमें भी एक बदलाव आया है। ज्यादा मार्केट पे डिपेंडेंस है। अगर बाजार तक पहुंचाना है आपने सामान, या आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली ऐसी है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए, तो आपको कुछ विकास उसके लिए भी करना पड़ता है। लेकिन उस विकास के नाम पे एक बहुत बड़ा विकास हो रहा है। अब हमने ये भी देखा है कि जैसे सराज जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो मूलभूत जो विकास था वो बहुत समय तक नहीं हुआ। अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो 2011 के सेंसस में 23% गांव ही थे जिनकी सड़कों के साथ जुड़ाव था। अब जो है, हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि इतने साल जो है वो क्यों नहीं हो पाया ये जुड़ाव, और क्यों नहीं लोगों तक मूलभूत व्यवस्थाएं पहुंच पाई। यहाँ का अगर हम देखें, कम से कम 30% जो है वो सीमांत और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, अनुसूचित जाति कम्युनिटी के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर वो इस समाज के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, सामाजिक भी और आर्थिक भी। अब ऐसे में और ज्यादा जरूरत पड़ती है कि इस इलाके का एक तरह से विकास हो, उसका जुड़ाव हो। लेकिन जिस तरह से हमें नजर में आया है पिछले कुछ दिनों में, जो लोगों ने खुद बताया, वो ये था कि बहुत ही तेजी से बहुत ज्यादा विकास हो गया और बेढंगा विकास हुआ है, जिसका कोई पैमाना नहीं है, जिसमें कोई साइंटिफिक रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए, और एक तरह से जिसको हम कहेंगे कि एक राजनीतिक पर्पस के लिए भी इस विकास को किया गया है, ऐसा भी लोगों ने कहा। दूसरा ये भी कहा लोगों ने कि जो मैं पहले कह रही थी कि हो सकता है कि परंपरागत रूप से लोग नदी नालों के पास इस तरह से नहीं बनाते हो मकान, लेकिन बहुत पास चले गए नदी नालों के, कई चीजों की अनदेखी कर दी, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन इसका दोष जो है वो समाज पे डालना, वो भी पूरी तरह से गलत है। बहुत आसानी से ये कहा जाता है कि लोग जो है ये लालची हो गए हैं, या लोगों ने ये अपना परंपरागत छोड़ दिया है, तो लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। एक आर्थिक व्यवस्था है जिसका दबाव है, एक बाजार है जिसका दबाव है। इस बाजारीकरण के दौर में लोगों को ये चीज करनी पड़ रही है। तो लोगों को सीमेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 मंजिला उठा रहे हैं, इस पर जो है सरकार की पाबंदियां होनी चाहिए, इस पर प्रशासन ने देखना चाहिए। ये हो सकता है कि थुनाग बाजार में इस बार जो है बहुत बड़ा सैलाब आया हो, 3 नाले आए या जो भी है, लेकिन अगर पहले एक बार आ चुका है तो फिर आगे किस तरह से प्रिपरेशन होगा उसके लिए वो तैयारी बिल्कुल भी नहीं दिखी कि पहले हुआ तो हम आगे क्या करेंगे। ये सोच जो है, ये लोगों के पास तो संसाधन नहीं है, संसाधन तो सरकारों के पास है। तो सरकारों के नियम है, कानून है, पूरी सरकार है, पूरी एक व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि ये जो आपदाएं आती हैं वो कभी भी हम इसको प्राकृतिक नहीं कह सकते। ये आती है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता, एक रिस्क आ रहा है। वो रिस्क जो है वो सिर्फ इस भूगोल से नहीं आ रहा है, क्योंकि भूगोल में तो लोग कई पीढ़ियों से, कई मतलब कह सकते हैं हजारों सालों से रह रहे हैं। लेकिन और ऐसा भी है कि लोगों को पता भी था कि इन आपदाओं से कैसे, कहीं ना कहीं लोगों को पता भी था कि मतलब अगर बुजुर्गों से पूछें कौन सा नाला आता है, कौन सी जमीन पक्की है, कौन सी कच्ची है, कहाँ किस तरह से बनाना है, वो सब पता। अब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो याद है, वो जो हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल जो एक मेमोरी है, वो ऐतिहासिक हमारा जो ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटा है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक ज्ञान की भी कमी है। अब हम कह रहे हैं कि 1900% ज्यादा बारिश मंडी में हुई, लेकिन मंडी का डेटा जो है हम नहीं ले सकते बारिश का, हमें सराज का डेटा चाहिए। लेकिन अगर यहाँ IMD का स्टेशन नहीं है तो हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता चलेगा कि कितनी बारिश सिराज में हुई, कितना बादल फटा, क्या हुआ, वो कहना भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज में ध्यान देना है कि कैसे
पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक जो आधुनिक विज्ञान हाँ, है, इसका एक मिलाप करते हुए हर प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी लेते हुए सोचे समझे तरीके से इसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इलाका जूझ रहा है, अब पूरा विश्व, जैसे मैंने कहा, जूझ रहा है, पर सब जगह लोग इस पर सोच रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, किस तरह का विकास होना चाहिए, किस तरह की लैंड यूज प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि भूमि का उपयोग किस तरह से होना चाहिए। इस पर बहुत सारी बातचीत हो रही है। एक और मुद्दा जो मैं कहना चाहूंगी, जो कई लोगों ने कहा कि अब जो बड़ा मुद्दा है कि राहत तो मिल जाएगी, लेकिन राहत से बड़ा मुद्दा है पुनर्वास। क्योंकि उसी जगह पे अब लोग भी डर रहे हैं वहां दोबारा एक कंस्ट्रक्ट करने से, और प्रशासन ने भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते कि भाई हाँ करो आप वहीं पे। अगर लोगों को सेफ एरियाज में बसाना है या ऐसी जगह पे बिठाना है जहां पे दोबारा से वो अपना मकान बना सके, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जिनके पास दूसरा मकान भी नहीं है, जमीन भी नहीं बची, तो इसके लिए फिर जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब जमीन की जरूरत कैसे पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिमाचल की ही ये स्थिति है कि कम से कम 2/3 तो जंगलात की भूमि जंगल है ना। अब जंगलात की भूमि को डाइवर्ट करने के लिए भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लगता है। उसके लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये विडंबना की बात है कि कई परियोजनाओं को परमिशन एकदम से मिल जाती है, पर ऐसा नहीं मिलता है। इन स्थितियों में जो आपदा ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो है परमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब स्पीति में ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों ने परमिशन लेने के लिए वहां तक उनका प्रपोजल गया वन विभाग के माध्यम से, लेकिन फिर वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। वहां से परमिशन दिल्ली से नहीं मिली। अब सरकार ने, क्योंकि हमारे पास एक आपदा का भी एक अधिनियम है 2005 का, वो ये कहता है कि पुनर्वास जो है वो सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, और अगर उसमें कोई खास बदलाव करना पड़े कोई और कानून में या किसी और मंत्रालय के साथ, जैसे वन और पर्यावरण मंत्रालय है, उसके साथ मिलकर उनको कुछ डायरेक्शन देने पड़े कि भाई हिमाचल में आपदाग्रस्त जो प्रभावित लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए कुछ प्रावधान इस तरह से किया जाए कि जमीन आसानी से, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू मिल जाए। ये भी हो सकता है कि वो एक्सचेंज हो जाए, वन विभाग वो दूसरी जमीन ले ले और दूसरी जगह बिठा दे, वो जमीन का ट्रीटमेंट करे, वहां पे कुछ इस तरह से प्रोटेक्शन हो कि वहां पे एक कुदरती प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। कई चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छा ये आपका सवाल भी है या फिर इसको जवाब कहें। आपने जो कहा कि जो पुनर्वास की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दर्शक साथी देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 में भी इसी तरह सरकार ने कहा था कि हम आपको जमीन देंगे, फिर बाद में कहा कि केंद्र मंजूरी नहीं दे रहा है। तो ये इसमें आम आदमी वाकई ही पिस रहा है उसको। ना तो अभी 2023 क्या, अगर हम 2009 की बात करें, सबसे पहले ये देखिए, आप ये जो एरिया देख रहे हैं, वर्ष 2009 में यहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी, तो वो दौर चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, और वो पुनर्वास नहीं हो रहा है। जी, मैं यही कह रही थी कि एक तो पुनर्वास की मांग जो है वो अगर लोगों से आती है तो सरकार, और सरकार अगर राज्य सरकार इसको आगे ले जाती है, केंद्र सरकार ने इसको कानूनी रूप से करना पड़ेगा। जी। दूसरा, लेकिन जो बड़ा इसमें जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो ये है कि अगर मान लो कहीं बस भी गए, क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा कौन सा एरिया सेफ है, सब जगह से कुछ न कुछ तो आ ही रहा है, अगर वहां जाके हम बनाएंगे तो वहां अगर लैंडस्लाइड हो गई, या हो सकता है कि वन विभाग कहे, तो उसमें भी किस तरह का मकान बनेगा, किस तरह की खेती होगी, वो लोगों के साथ मिलके, लोगों की भागीदारी के साथ तय करना होगा। ऊपर अगर आप कुछ भी करेंगे एक्टिविटी, उसका नीचे प्रभाव होगा, ये पहाड़ की फितरत है। तो कैचमेंट एरिया प्लानिंग, यानी कि पूरी जो प्लानिंग होगी वो एक नाले के कैचमेंट, यानी जो कहेंगे कि उसके जो नाले के अंदर जो बसे हुए जो इलाके हैं, जिसमें खेत हैं, घर हैं, वो सब देखते हुए, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले पंचायत अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, नीचे वाली को उसको झेलना पड़ रहा है, है ना। तो ये उसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि पहाड़ की बनावट क्या है, प्रकृति क्या है, उसको देखते हुए, विज्ञान को देखते हुए, एक तरह से विकास की अवधारणा क्या, एक नई विकास की, क्योंकि इसमें ये है कि फिर
कहीं ना कहीं ठेकेदारों की नहीं चलेगी सिर्फ, है ना, और ये भी नहीं चलेगा कि किसी नेता की चले, या ये भी नहीं चलेगा कि किसी एक डिपार्टमेंट जैसे जंगलात विभाग हावी हो गया, या कहीं ना कहीं एक मिलजुल के काम करने की बात है। चलो बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल लिख सकते हैं, फिर हम उन सवालों के जवाब आपसे जरूर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।